नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चार्ट को आप एक बार रीड कर लें। इस चार्ट पे मैंने पूरा चैप्टर को समराइज़ करके रखा हुआ है, और अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इस सवाल में कहता है कि एक कंपनी प्लान कर रहा है कि वो अपना एवरेज क्रेडिट पीरियड जो है वो बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा सेल हो सके। अभी के समय में इसका एनुअल टर्नओवर 50 लाख होता है और एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन है। फिर ये एडिशनल सेल लाने के लिए अपने क्रेडिट पॉलिसी को चेंज करना चाहता है। तो इसके पास 4 क्रेडिट पॉलिसी है ABCD, जिसमें कि एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज, 60 डेज, 75 डेज एंड 90 डेज है। जिसमें एनुअल सेल किस तरह से बढ़ेगा वो आपको दिया हुआ है। फिर वेरिएबल कॉस्ट दिया है 80% ऑफ सेल, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 6 लाख, फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इनकम 20% दिया है। अब आपको बताना है कि कौन सा पॉलिसी कंपनी के लिए बेटर है, फेवरेबल है। अब कौन सा पॉलिसी बेटर है इसको कैसे जानेंगे? जिसमें नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा वही तो बेटर पॉलिसी होगा। तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें भी नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम लोग चारों क्रेडिट पॉलिसी का कॉलम बनाते हैं और करंट पॉलिसी जो है उसका भी कॉलम बनाते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट को सेल के साथ। तो सेल लिख दिया हम लोगों ने। सेल दिया हुआ है 56, 60, 62, 63। उसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे। कितना है? 80% ऑफ सेल लेस कर दिए तो कंट्रीब्यूशन आया, उससे फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिए 6 लाख था। इसको लेस किया तो हम लोगों के पास जीपी आया। अब जीपी से हम लोग 4 कॉस्ट लेस करते हैं। BCOC क्या लेस करते हैं? BCOC बी फॉर बैड डेट, सी फॉर कलेक्शन कॉस्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सी फॉर कैश डिस्काउंट। तभी नेट प्रॉफिट पर हम लोग पहुंचते हैं। तो BCOC में बस हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही लेस कर सकते हैं क्योंकि यही बस दिया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ इनकम इनटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। यहाँ पर क्रेडिट पीरियड हम लोगों का दिया हुआ है चारों केस में 45 डेज, 60 डेज, 75 डेज, 90 डेज, और करंट अभी चल रहा है 30 डेज। इसके बाद देखें तो रेट ऑफ इनकम भी दिया हुआ है 20%, और टोटल कॉस्ट तो हम लोग को मालूम है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला हम पुट करेंगे और इसको लेस कर देंगे तो हम लोग को नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब नेट प्रॉफिट देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन बी में सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट है, तो हम कंपनी को यही रिकमेंड करेंगे कि ऑप्शन बी को चूज़ करें। अब इस चीज़ का हम लोग को कमेंट देना ज़रूरी है फुट नोट में, क्योंकि इसका सेपरेट नंबर होता है एग्ज़ाम में। अब इस सवाल में भी कंपनी अपना सेल और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्रेडिट पॉलिसी को रिवाइज करना चाहता है, जिसके लिए क्वेश्चन में डेटा भी दिया गया है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 के लिए क्या सेल होगा, क्या क्रेडिट पीरियड होगा, क्या बैड डेट होगा और क्या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ साथ ये भी कहता है कि अभी हम लोग कस्टमर को 1 मंथ का टाइम देते हैं टू सेटल ड्यूज़, और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है 40%। इसका मतलब अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा। फिर कहता है कि ये एडिशनल फंड उठा सकता है एट अ कॉस्ट ऑफ 20% पर एनम। इसका मतलब कि इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ इनकम 20% है, जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने में मदद आएगा। और आपको एडवाइस करना है कंपनी को टू टेक राइट डिसीजन कि कौन सा पॉलिसी चूज़ करना चाहिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो हम लोग कॉलम बनाएंगे करंट पॉलिसी का भी और जितना प्रपोज्ड पॉलिसी है, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 के साथ करंट पॉलिसी भी बनाएंगे। तो चलिए सीधा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट शुरुआत करते हैं सेल के साथ। तो सेल का डेटा हम लोग को दिया हुआ है 200, 200, 220 और 250। इसमें हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे। अब क्वेश्चन में कहा था कि कंट्रीब्यूशन का रेशियो है 40%। इसका मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज होगा 60%। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेस किया तो कंट्रीब्यूशन निकल के आया। अब फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं तो इसी को हम लोग जीपी मान लेते हैं। जीपी से हम लोग 4 चीज़ लेस करते हैं। BCOC बैड डेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट और कैश डिस्काउंट। सबसे पहले बैड डेट, तो बैड डेट यहाँ पर दिया हुआ है हर केस में कि कितना परसेंटेज बैड डेट लगेगा। तो परसेंटेज इन सेल्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन भी है तो इसको भी हम लोग लेस कर देंगे। अब ये डायरेक्टली दिया हुआ है लाख में, तो लाख में हम लोग लेस कर देंगे। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी लेस कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ इनकम इनटू क्रेडिट पीरियड बाय 360 या 12 या 52 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो यहाँ टोटल कॉस्ट में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को ले लेंगे क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं, इंटू 20%, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्रेडिट पीरियड कितना लेंगे ये हम लोगों को डेटा में दिया गया है। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है, 1.5 मंथ है, 2 मंथ है एंड 3 मंथ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्रेडिट पीरियड भी यहाँ पर लिया और निकाल दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लेस कर दिया है तो हम लोग को नेट प्रॉफिट निकल के आया। जैसे नेट प्रॉफिट जिसमें ज़्यादा होगा हम लोग कमेंट कर देंगे कि उसी को कंपनी को चूज़ करना चाहिए।
अब ये सवाल भी बहुत सिमिलर है। इसमें कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम लोग को क्रेडिट पीरियड थोड़ा बढ़ाएंगे तो हम लोग का सेल जो है वो 25% से बढ़ जाएगा। अभी जितना सेल वॉल्यूम होता है उसका 25% बढ़ जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि कितना नेट प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रेजेंट पॉलिसी का भी हम लोग कॉलम बनाएंगे और प्रपोज पॉलिसी का भी कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ बोला था कि सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन सेल वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। हम लोग को सीधा सेल का वैल्यू दिया है। तो सेल का वैल्यू से हम लोग सेल वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम का मतलब कि कितना नंबर ऑफ यूनिट बेच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सेल हम लोग का दिया हुआ है 18,90,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 21 रुपये। तो इससे हम लोग निकाल देंगे कि नंबर ऑफ यूनिट कितना सेल हुआ है। प्रेजेंट पॉलिसी में नंबर ऑफ यूनिट निकल के आएगा 90,000। अब हम लोग को 20% इंक्रीज़ होगा सेल, तो प्रेजेंट पॉलिसी से 25% बढ़ के प्रपोज पॉलिसी आएगा। तो 90,000 प्लस 25%, तो 1,12,500 यूनिट हम लोग का प्रपोज पॉलिसी के अनुसार से बिकने वाला है। नंबर ऑफ़ यूनिट मिल गया तो अब सेल भी मिल जाएगा। सेल क्या होता है, सेल प्राइस इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट। अब सेल मिल गया, जैसे ही सेल मिल गया बस हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं। तो सेल हम लोग को मिल गया, उसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपीज़ पर यूनिट करके दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोगों ने लेस कर दिया उसको, तो कंट्रीब्यूशन आया। फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग लेस कर देंगे, लेकिन किस आधार पर लेस करेंगे। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया है 4, लेकिन ये 4 कैलकुलेट कैसे हुआ था। कैलकुलेट हुआ था जब 90,000 हम लोग बेचते हैं, तो 90,000 इंटू 4 करेंगे तब हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आएगा। और यही फिक्स्ड कॉस्ट प्रपोज पॉलिसी में भी सेम रहेगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने सेम किया और उसको लेस कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। अब हम लोग को 4 चीज़ लेस करना है। BCOC, अब BCOC में सिर्फ ओ है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, तो उसको लेस करते हैं। टोटल कॉस्ट इंटू 40% इंटू क्रेडिट पीरियड। 40% यहाँ पर दिया हुआ था कि कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की चाहत 40% है, और टोटल कॉस्ट हम लोग को मालूम है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और क्रेडिट पीरियड हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि जब हम लोग प्रपोज पॉलिसी लाएंगे तो हम लोगों का जो क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ से 2 मंथ हो जाएगा। तो प्रेजेंट पॉलिसी में क्रेडिट पॉलिसी हुआ 1 मंथ का और प्रपोज में 2 मंथ का। तो इस तरह से हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल के आया। दिख रहा है कि प्रपोज पॉलिसी में नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हम लोग कंपनी को यही रिकमेंड करेंगे कि ऑप्शन 2 को चूज़ करें और आगे बढ़ जाएँ। अब ये सवाल तो बहुत सिमिलर है जितना मैंने अभी तक करा, तो इसको मैं स्किप करना चाहता हूँ। बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड जो दिया हुआ है यही क्रेडिट पीरियड है, बस दैट्स इट। बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस सॉल्यूशन को देख लें। ये सवाल में कहता है कि ABC हम लोगों का कस्टमर है जो कि क्रेडिट पॉलिसी का चेंज होने पे कितना क्वांटिटी सेल करेगा या नहीं करेगा ये दिखाता है। क्वेश्चन का डिटेल से समझ में आता है कि A जो है वो 1000 यूनिट खरीदता है चाहे कितना भी क्रेडिट पीरियड हो, लेकिन B जैसे ही क्रेडिट पीरियड ज़्यादा बढ़ने लग रहा है वो उतना ही क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने भी लग रहा है। लेकिन C तभी खरीदता है जब 60 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है, तो 0 डे का क्रेडिट मिलता है तब नहीं खरीदता है, 30 डे का क्रेडिट मिलता है तब भी नहीं खरीदता है। उसके बाद हम लोग को कुछ और डेटा दिया गया है, जैसे कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स दिया है 20% पर एनम, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कस्टमर को कौन सा पॉलिसी दें ताकि हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो वही करेंगे, हम लोग कॉलम बनाएंगे। कस्टमर B का भी कॉलम बनाएंगे, कस्टमर C का भी कॉलम बनाएंगे, लेकिन कस्टमर A का कॉलम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एनीवेज कुछ भी करे वो तो 1000 यूनिट ही खरीदने वाला है ना, तो उसका बस हम लोग नोट दे देंगे, बाकी उसका कॉलम नहीं बनाएंगे। सिर्फ कस्टमर B और कस्टमर C का कॉलम बनाएंगे। कस्टमर B का कॉलम बनाएंगे तो क्रेडिट पीरियड 0, 30, 60, 90 सारा लेंगे, लेकिन कस्टमर C का बस 60 डेज़ और 90 डेज़ लेंगे, क्योंकि जब क्रेडिट पीरियड 0 डेज़ या 30 डेज़ होता है तो वो एनीवे नहीं खरीदता है। तो हम लोग को मालूम चल गया कि कस्टमर B का चारों क्रेडिट पीरियड का कॉलम बनाना है, लेकिन कस्टमर C का बस 60 डेज़ और 90 डेज़ वाला क्रेडिट पीरियड का कॉलम बनाना है। अब सीधा कॉलम तो बन गया, तो अब इनकम स्टेटमेंट भी बना देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधा सेल से। हम लोगों को मालूम है कितना क्वांटिटी सेल करता है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ है, इससे सेल निकल के आ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर सेल का वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा है, इसीलिए हम लोग लाख में लिए हैं, रुपीज़ इन लाख। आप भी वही करिएगा। सेल वैल्यू हम लोग का निकल के आया। इससे अब वेरिएबल कॉस्ट भी लेस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो लेस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आया। अब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं, तो इसी को हम लोग GP मान लेंगे। जैसे GP आ गया उससे हम लोग BCOC लेस करेंगे। BCOC में सिर्फ यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बाकी बैड डेट नहीं है, कलेक्शन कॉस्ट नहीं है, तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस करते हैं। कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट इंटू 20% इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। यहाँ जो 20% है ये इसका कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स दिया हुआ था, और टोटल कॉस्ट हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को ले लिए, और क्रेडिट पीरियड हम लोग को मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट पीरियड 0, 30, 60, 90, तो हम लोग को मालूम है।
बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, जिसमें भी नेट प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा वही हम मेरे लिए फेवरेबल है। लेकिन यहाँ पर देखने से लग रहा है कि कस्टमर बी और कस्टमर सी जब क्रेडिट पीरियड 90 डेज़ देते हैं तो बहुत अट्रैक्ट होता है और ज़्यादा खरीदता है। तो हम लोग कंपनी को यही रिकमेंड करेंगे कि 90 डेज़ का क्रेडिट दो और मालामाल हो जाओ। अब इस सवाल में कहता है कि एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है जो कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है टू बाय गुड्स वर्थ 20 लाख। तो आपको 20 लाख का सेल करने का अपॉर्चुनिटी आया है, लेकिन फिर कहता है कि डिलीवरी आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा क्वार्टरली। फिर कहता है कि प्राइस जो होगा कमोडिटी का वो 20 रुपये होगा, जिसमें कि आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे 10 रुपीज़ का। ये अगर प्रपोजल आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एडिशनल रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 पर एनम लगेगा आपका। अब आपको बोला है कि कितना आपको पेमेंट रिसीव होगा एट द एंड ऑफ 30 डेज 15%, एट द एंड ऑफ 60 डेज 25%, एट द एंड ऑफ 90 डेज 40% और एट द एंड ऑफ 100 डेज 20%। इसके बाद कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आपको 20% लेना पड़ेगा, क्योंकि 20% फंड लॉक हो गया है क्रेडिट पीरियड देने की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रपोजल हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेट प्रॉफिट ठीक होगा तो करेंगे और नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल वैल्यू निकालेंगे। तो सेल वैल्यू हम लोग को मालूम है कि 20 रुपीज़ पर यूनिट है, लेकिन कितना यूनिट है यही नहीं मालूम है। तो देखते हैं कितना यूनिट होगा। क्वेश्चन में कहा था कि 20 लाख हम लोगों को मिलेगा, तो 20 लाख अगर मिलेगा और 20 रुपीज़ पर यूनिट है तो कितना नंबर ऑफ यूनिट है, 20 लाख बाई 20, 1 लाख यूनिट हम लोग बेचने वाले हैं। तो सेल निकल के आ जाएगा हम लोगों का 20 इंटू 1 लाख 20 लाख, उसमें से टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे। अब सिंस यहाँ पर बोला था कि आप 20 रुपये प्राइस है और 10 रुपये आप प्रॉफिट कमाएंगे, इसका मतलब कि कॉस्ट आपको 10 रुपये लगेगा। तो टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 10 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। अब यहाँ पर हमको एडिशनल रेकरिंग एक्सपेंस को भी लेस करना पड़ेगा 10,000 पर एनम। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी लेस करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट जो कि 10 लाख है इंटू 20%, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 20%। इसके बाद हम लोगों को क्रेडिट पीरियड बाय 360 करना है। क्रेडिट पीरियड देखना है कि कितना दिन है। अब जब भी इस तरह से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो तो क्रेडिट पीरियड कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड लेते हैं। वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर एट द एंड ऑफ 30 डेज 15% मिला है, एट द एंड ऑफ 60 डेज 25% मिला है, एट द एंड ऑफ 90 डेज 40% मिला है। तो इस सबको ऐड कर देंगे तो आपको दिखेगा 30 इंटू 15% प्लस 60 इंटू 25% प्लस 90 इंटू 40% प्लस 100 इंटू 20%। इस तरह से हम लोग का निकल के आएगा 75.7 डेज। तो ये हम लोग का क्रेडिट पीरियड होगा एवरेज, और इस तरह से हम लोग निकाल देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसको लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कंपनी को कि इसको एक्सेप्ट करो प्रपोजल। अब ये सवाल तो सेम टू सेम है पिछले सवाल से, बस यहाँ पर एक ही अंतर है कि यहाँ पर बैड डेट भी दिया है। तो ठीक है, जब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तब हम लोग बैड डेट को भी लेस कर देंगे। यहाँ पर बैड डेट सिंपल है कि 1% ऑफ सेल है, तो 1% ऑफ सेल लेस कर देंगे। इसके अलावे ये पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, तो इसे मैं स्किप करना चाहता हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार देख लें। अब इस सवाल में कहता है कि मोज़ैक लिमिटेड का करंट सेल 15 लाख है और कॉस्ट ऑफ सेल है 75% ऑफ सेल। इसके बाद ये जो कॉस्ट ऑफ सेल 75% है, इसका 80% वेरिएबल कॉस्ट है और इसका 20% फिक्स्ड कॉस्ट है। कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। अभी ये क्रेडिट पीरियड 30 डेज देता है और इसको ये प्लान करा है कि 60 डेज देने लगेगा, क्योंकि 60 डेज देने पर इसका जो सेल है वो 15% से बढ़ जाने वाला है। सेल के बढ़ने के साथ साथ बैड डेट भी बढ़ेगा, 1% से 4% हो जाएगा। इसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिसी चूज़ करना चाहिए, एज्यूमिंग कि फिक्स्ड कॉस्ट, क्रेडिटर और स्टॉक अनचेंज रहेगा। तो हम लोग निकाल देंगे, कॉलम बनाएंगे प्रेजेंट पॉलिसी का और प्रपोज पॉलिसी का। सेल हम लोग का दिया है 15 लाख और प्रपोज पॉलिसी में हम लोगों का सेल बढ़ जाएगा, कितना से बढ़ जाएगा 15% से, तो 17,25,000। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 75% ऑफ टोटल सेल, तो 75% हम लोग लेस कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट 75% ऑफ सेल का 80% है और फिक्स्ड कॉस्ट 75% ऑफ द सेल इंटू 20% है। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर दोनों लेस किया है, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। तो इससे हम लोगों को जीपी मिल गया है और जीपी जब मिलता है उसके बाद हम लोग लेस करते हैं बीसीओसी। अब बीसीओसी में यहाँ पर बैड डेट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो बैड डेट हम लोग लेस कर देते हैं। पहले बैड डेट प्रेजेंट पॉलिसी में 1% लगेगा, 1% ऑफ सेल, और प्रपोज पॉलिसी में 4% ऑफ सेल, तो इसको भी लेस कर देते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम लोगों का जो टोटल कॉस्ट है वो तो पता ही है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पर्पस के लिए जो रेट दिया हुआ है 12%, वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इसके बाद प्रेजेंट पॉलिसी में 30 डे का क्रेडिट पीरियड देते हैं और प्रपोज पॉलिसी में 60 डे का क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो बस फॉर्मूला पुट करेंगे और दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे, लेस करेंगे बैड डेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। जिसका भी नेट प्रॉफिट ज़्यादा, हम लोग को वही ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। इस सवाल में कहता है कि XYZ लिमिटेड का एनुअल क्रेडिट सेल अभी 10 लाख है,
जिसके लिए ये क्रेडिट पीरियड 60 डेज़ का देता है। अभी ये इसका कोई भी डिस्काउंट फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कंपनी ये कंसिडर कर रहा है कि ये डिस्काउंट देगा 3/15 नेट 60। इसका मतलब कि 3% डिस्काउंट देंगे अगर 15 दिन के अंदर तुम पे कर देता है। नहीं तो अब इस ऑफ़र का फ़ायदा ये होगा कि ये क्रेडिट पीरियड जो है वो 60 डेज़ से 45 डेज़ तक ले आएगा। फिर कहता है कि 50% ऑफ कस्टमर ये अवेल करने का पॉसिबिलिटी है। फिर कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 15 रुपये है, जबकि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपये है। आपको कंपनी को एडवाइस करना है कि ये जो डिस्काउंट फैसिलिटी है ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर रेट ऑफ रिटर्न 20% है तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिट निकालना जरूरी है। तो निकालते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट। हम लोग को मालूम है कि अभी इसका एनुअल क्रेडिट सेल 10 लाख है, जिसमें से कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 है। तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलेगा? टोटल सेल को डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो हम लोग का निकल के आया 66666.66। ये है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो हम लोग सेल का वैल्यू मालूम है 10 लाख, उसमें से लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ यूनिट मालूम है और पर यूनिट टोटल कॉस्ट 12 रुपये लगता है, तो टोटल कॉस्ट लेस कर दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब इसमें से हम लोग को BCOC लेस करना पड़ता है। तो BCOC में बैड डेट तो है नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और कैश डिस्काउंट है। तो लेस करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सबसे पहले लेस करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इंटू रेट इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। क्रेडिट पीरियड मालूम है 60 और 45, रेट भी मालूम है 20% और टोटल कॉस्ट तो एनीवेज मालूम है, तो लेस कर दिए। अब कैश डिस्काउंट की बारी आती है। तो कैश डिस्काउंट में हम लोग को मालूम है कि 10 लाख का 50% कैश डिस्काउंट अवेल किया था, और कैश डिस्काउंट में क्या था कि अगर 15 दिन तक दे देता है पेमेंट तो 3% हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 10 लाख का 50% अवेल करता है, उसका 3% हम लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 10 लाख इंटू 50% इंटू 3%, तो 15,000 आता है कैश डिस्काउंट। तो इसको लेस कर दिए तो नेट प्रॉफिट निकल के आया। अब जिसमें भी नेट प्रॉफिट ज़्यादा है वही हम लोग रिकमेंड करेंगे कंपनी को चूज़ करने के लिए। पॉलिसी। अब ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है। बस एक ही यहाँ पर अलग बात है कि पिछले सवाल में प्रेजेंट पॉलिसी में कैश डिस्काउंट नहीं था, बस प्रपोज्ड पॉलिसी में कैश डिस्काउंट था। लेकिन इसमें प्रेजेंट पॉलिसी में भी है और प्रपोज्ड पॉलिसी में है। इसके अलावे ये क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से, तो मैं इसे स्किप करना चाहता हूँ। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, हल्का सा, बस देखना है आपको। इस सवाल में कहता है कि प्रांशु कॉर्पोरेशन 30 दिन का क्रेडिट पीरियड देता है कस्टमर लोगों को, लेकिन अब ये डिसाइड कर रहा है कि 60 दिन का क्रेडिट पीरियड देंगे, जिसकी वजह से इसका सेल जो है वो 80 लाख से बढ़ जाएगा। कंपनी का बैड डेट टू सेल रेशियो 50% है। इसका मतलब जितना सेल करता है उसका आधा तो बैड डेट हो जाता है। और प्रपोज पॉलिसी में भी ऐसा ही रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो दिया है आपको 75%, टैक्स रेट दिया है 40%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10%। लेकिन यहाँ पर पोस्ट टैक्स है। पोस्ट टैक्स का क्या मतलब? पहले सारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल देता था जिससे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते थे, लेकिन वो प्री टैक्स रहता था। यहाँ पर पोस्ट टैक्स है, तो पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। क्या करेंगे? जो भी पोस्ट टैक्स का परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, तो वो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो वही करके हम लोगों ने सोल्यूशन यहाँ बनाया है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले दो कॉलम प्रेजेंट पॉलिसी और प्रपोज्ड पॉलिसी। अब यहाँ पर बोल रहा था कि सेल जो है वो 6 करोड़ है, तो हम लोग लाख में लेते हैं, रुपीज़ इन लाख। तो सेल हम लोग का 600 लाख हो जाएगा प्रेजेंट पॉलिसी में, और प्रपोज पॉलिसी में 80 लाख बढ़ जाएगा तो 680 लाख हो जाएगा। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे 75% ऑफ सेल, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो यही हम लोग का GP आ जाएगा। इसके बाद BCOC लेस करना है। बी फॉर बैड डेट। बैड डेट यहाँ पर बोला है 5% ऑफ सेल है, तो लेस कर दिए हम लोग। उसके बाद C कलेक्शन कॉस्ट यहाँ पर है नहीं। O अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं टोटल कॉस्ट इंटू रेट इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। टोटल कॉस्ट हम लोग को मालूम है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट हुआ, इंटू रेट। रेट हम लोग को मालूम है 10%, लेकिन ये पोस्ट टैक्स है, तो पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स में बदलने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। और क्रेडिट पीरियड तो हम लोग को दिया हुआ ही है कि 30 दिन और 60 दिन। इस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया, उसको लेस कर दिए तो हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। इसके बाद यहाँ पर टैक्स का रेट भी दिया है 40%, तो 40% टैक्स लेस कर दिए तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि प्रपोज पॉलिसी में हम लोग का बेटर नेट प्रॉफिट है, तो इसी को हम लोग रिकमेंड करेंगे कंपनी को। इस सवाल में कहता है कि सेल और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल्स मैनेजर ने एक न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर को ढूंढा है जिसको ये गुड्स बेचेगा, और 1 लाख पर एनम से इंक्रीज़ हो जाएगा इसका सेल।
लेकिन 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट है, यानी कि बैड डेट 10% होने का चांस है। ये जो ग्रुप है वो 1.5 मंथ का क्रेडिट लेगा और इसमें प्रोडक्शन और सेलिंग एक्सपेंस हम लोग का 80% ऑफ सेल लग जाएगा। इनकम टैक्स रेट 50% है और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड है 25% आफ्टर टैक्स। अब ये आफ्टर टैक्स है तो इसको प्री टैक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से, तो निकल के आ जाता है। तो 25% को अगर डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट यानी 0.5, तो हम लोग का निकल जाएगा 50% और उसी से हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे। अब आपको बोला है कि क्या ये प्रपोजल हम लोगों को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल लिखेंगे 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से सेल बढ़ गया है, उसमें से माइनस कर देंगे प्रोडक्शन और सेलिंग एक्सपेंस जो कि 80% दिया था क्वेश्चन में, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सिंस फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो यही जीपी हो जाएगा। इसमें बैड डेट लेस कर देंगे 10% ऑफ 1 लाख। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट हम लोग को मालूम है 80,000 है और रेट मालूम है 50%। 25% आफ्टर टैक्स था, लेकिन जब इसको हम लोग प्री टैक्स बनाए तो 50% बन गया था, तो इसको 50% ले लिए। और क्रेडिट पीरियड हम लोग का दिया हुआ है 1.5 मंथ, तो 1.5 मंथ ले लिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस करने के बाद हम लोग को अर्निंग्स बिफोर टैक्स मिला, तो टैक्स लेस कर दिए तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी मिल गया। तो यहाँ से प्रॉफिट ही दिख रहा है, तो हम अगर प्रॉफिट है तो वो एक्सेप्ट करना ही चाहिए प्रपोजल। इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट निकालो जब कंपनी अज्यूम करने के लिए रेडी है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 30%, 40% और 60%। तो क्वेश्चन का ये जो दूसरा पार्ट है इसे मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। आगे किसी वीडियो में मैं जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन है उसे आइडेंटिफाई करके समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इस सवाल में कहता है कि पीक्यूआर लिमिटेड जो है वो अपना क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स करना चाहता है और 2 प्रपोज पॉलिसी लेके आना चाहता है। करंटली जो फर्म का एनुअल क्रेडिट सेल है वो 50 लाख का है और अकाउंट रिसीवेबल यानी कि डेटर्स है 12,50,000 का। करंट लेवल ऑफ लॉस बैड डेट की वजह से 1.5 लाख है और कंपनी रिटर्न कमाना चाहता है 20% ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद कहता है कि कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट है 70% ऑफ सेलिंग प्राइस और कुछ डिटेल दिया गया है पर्सन पॉलिसी में, पॉलिसी नंबर 1, पॉलिसी नंबर 2 में एनुअल क्रेडिट सेल कितना है, अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स कितना है और बैड डेट लॉस कितना हुआ है। फिर कहता है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है और आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है ये बताना है। ये सवाल आपको नॉर्मल लग रहा है लेकिन ये सवाल थोड़ा हटके है। ये कैसे हटके है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली सब बनाते हैं, जहाँ पर अटकेंगे वहीं चेक करेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि जिसमें नेट प्रॉफिट अच्छा होता है हम लोग उसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं इनकम स्टेटमेंट बना करके। सबसे पहले सेल लिखते हैं। सेल हम लोग को मालूम है कि 50 लाख है, 60 लाख है और 67,50,000 है, तो उसको हम लोगों ने लिख लिया। माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेस कर दिए कंट्रीब्यूशन आ गया। अब सिंस हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो यही जीपी निकल के आ गया। अब इससे हम लोग बी सी ओ सी लेस करते हैं। तो बी सी, बी से मतलब बैड डेट लेस करें, वो भी दिया हुआ है 1.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है जो वेरिएबल कॉस्ट है, 20% दिया हुआ है हम लोग का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चाहिए हम लोगों को, इंटू क्रेडिट पीरियड। अब क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको निकालना ही यूनिक चीज़ है इस क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे, अब क्रेडिट पीरियड निकालने के लिए कुछ हिंट दे दिया है, जैसे कि क्रेडिट सेल दिया है और डेटर दिया है। क्रेडिट सेल और डेटर से हम लोग का डेटर टर्नओवर रेशियो निकल के आएगा। डेटर टर्नओवर रेशियो अगर देसी भाषा में समझे तो डेटर टर्नओवर, कि डेटर टर्न हो क्या आ रहा है, तो वापस डेटर आपको कितना दिन में आएगा, वही चीज़ निकालते हैं डेटर टर्नओवर में। जितना दिन में आएगा उतना ही तो आप उसको क्रेडिट पीरियड देते होंगे, इसीलिए डेटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। क्रेडिट सेल बाय डेटर, तो क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है, डेटर भी दिया हुआ है, तो हम लोग का निकल के आया है 4 टाइम्स 3 टाइम्स 24 टाइम्स। 4 टाइम्स 3 टाइम्स 24 टाइम्स का मतलब कि 4 बार घूम करके आएगा डेटर, 3 बार घूम करके आएगा डेटर, 24 बार घूम करके आएगा डेटर आपके सामान खरीदने के लिए। तो अगर 4 बार घूम करके आएगा तो 360 में अगर 4 बार घूम के आ रहा है तो कितना दिन का आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं, 360/4। उसी तरह से 360/3, उसी तरह से 360/24। तो निकल के आया क्रेडिट पीरियड 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज। इसको ही पुट किए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया, लेस कर दिए तो नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। जिसका नेट प्रॉफिट अच्छा है वही ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। इस सवाल को रीड करते हैं। ए बैंक इज एनालाइजिंग द रिसीवेबल ऑफ जैक्सन कंपनी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल कोलेटरल फॉर ए शॉर्ट टर्म लोन। इसका मतलब कि जैक्सन कंपनी लोन लेने के लिए गया होगा और बैंक कितना कोलेटरल लेगा इसको एनालाइज करने के लिए वो डेटर चेक कर रहा है जैक्सन कंपनी का। द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी इज़ 2/10 नेट 30। इसका मतलब कि 2%
डिस्काउंट देंगे अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, नहीं तो यूजुअली 30 दिन है क्रेडिट पीरियड। फिर क्वेश्चन में बोलता है बैंक लेंड्स 80% ऑन अकाउंट्स वेयर कस्टमर्स आर नॉट करंटली ओवर ड्यू एंड वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 डेज पास्ट द नेट पीरियड। इसका मतलब कि बैंक लोन देता है उसी को जो दो कंडीशन पास करता है। पहला कंडीशन कि करंटली कस्टमर ओवर ड्यू नहीं है। ओवर ड्यू का मतलब कि 30 दिन में पेमेंट करना पड़ता है ना, तो 30 दिन के अंदर ही है, अभी 30 दिन पार नहीं हुआ है, ओवर ड्यू नहीं हुआ है। और दूसरा कंडीशन कि एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो 30 दिन प्लस 10 डेज से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब कि एवरेज पेमेंट पीरियड 40 दिन से ज़्यादा नहीं है। 30 दिन तो नॉर्मल डेज होता है और 10 दिन मिला दो तो 40 दिन, तो 40 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है एवरेज में पेमेंट करने के लिए। इतना सारा कंडीशन पूरा होने के बावजूद बैंक जब लैंड करेगा तो 80% ही लैंड करेगा, 100% नहीं देगा आपको पैसा। तो डिटेल दिया गया है आपको जैक्सन कंपनी का डेटर्स लॉक का, और इसे देख करके आपको बताना है कि बैंक इसको कितना का लोन ग्रांट करेगा। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले आंसर में मैंने आपको ये फिर से समझाया है क्या कंडीशन है। द बैंक विल ग्रांट लोन ओनली अगेंस्ट द कस्टमर्स हु फुलफिल बोथ द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन करंट कस्टमर्स हैव पेड टिल 30 डेज पीरियड, मतलब कि डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग इज नॉट ग्रेटर देन 30 डेज। उसके बाद दूसरा कंडीशन की एवरेज पेमेंट पीरियड इज लेस देन 40 डेज। तो देखते हैं कि दोनों कंडीशन कौन कौन सा अकाउंट पास करता है। तो आंसर है 71, 84, 107, 108 एंड 116। कैसे देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं 71 का। जो 71 अकाउंट है वो दोनों कंडीशन पास कर रहा है। पहला कंडीशन कि उसका जो भी अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग नहीं है 30 दिन से ज़्यादा, 15 दिन तक ही आउटस्टैंडिंग है, तो एक कंडीशन पास किया। दूसरा कंडीशन की एवरेज में वो 40 दिन से पहले दे देता है, तो वो 20 दिन में दे देता है, तो ये कंडीशन पास कर दिया दोनों। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर 107 देखिए, उसमें भी जो आउटस्टैंडिंग है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं है, बस 22 दिन है, और एवरेज में 24 दिन में पेमेंट कर देता है, यानी कि 40 दिन से कम में ही पेमेंट कर देता है। तो फिर से यहाँ दोनों कंडीशन पास हुआ, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरह से 74, 107, 108, 116 ये सब जो अकाउंट नंबर है ये सब एलिजिबल होता है बैंक के कंडीशन पर। तो जितना भी अमाउंट यहाँ पर है उन सब को हम लोग ऐड कर देते हैं, उसमें से लेस कर देते हैं 10% कैश डिस्काउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि बैंक यूज़ करता है 10% अलाउंस फॉर कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न्स, तो उसको लोग लेस कर दिया। तो नेट में निकल के आया 61020। अब इसका भी वो 80% ही लोन ग्रांट करता है, क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया था, तो 80% ग्रांट करेगा। 61020 का 80% 48816। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने 10% कैश डिस्काउंट लेस किया, ये क्यों किया, क्यों ज़रूरत था? क्योंकि कहानी समझिए कि ये सब डेटर के बदले में ही तो बैंक लोन दे रहा है और ये सब को एज ए सिक्योरिटी रख रहा है। तो ये अगर ये सब एज ए सिक्योरिटी रखेगा तो मान लीजिए अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो ये सबको तो वापस से डेटर से पैसा मिलेगा, तो कुछ कैश डिस्काउंट तो देगा ना बैंक। तो वो कैश डिस्काउंट के लिए पहले ही अलाउंस काट लिया ये, बस इसीलिए यहाँ पर ये काम हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सा अकाउंट नंबर दोनों कंडीशन पास करता है। जो जो दोनों कंडीशन पास करता है उसको हम लोगों ने अलग कर लिया और उसको ऐड कर लिया। टोटल अमाउंट आया, उसमें से 10% कैश डिस्काउंट के लिए अलाउंस लेस कर दिया, तो हम लोग का नेट में कितना आया वो लिख दिया। अब नेट का भी हम लोग को 80% ही कंसिडर किया जाएगा लोन देने के लिए बैंक द्वारा। इस सवाल में कहता है कि कंपनी का सेल है 25 लाख, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 50 दिन, बैड डेट होता है 5% ऑफ सेल, कलेक्शन एक्सपेंस है 25,000, कॉस्ट ऑफ फंड है 15%, और दो अल्टरनेटिव है कंपनी के पास, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 1 को अचीव करेंगे तो हम लोग का एवरेज कलेक्शन पीरियड घट के 40 दिन हो जाएगा। प्रोग्राम 2 को हम लोग अगर अडॉप्ट करेंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन हो जाएगा। बैड डेट लॉस 4% ऑफ सेल और 3% ऑफ सेल हो जाएगा। कलेक्शन एक्सपेंस 50,000 और 80,000 आ जाएगा। कौन सा प्रोग्राम हम लोग के लिए वायबल है वो आपको बताना है। तो तीनों प्लान को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। करंट पॉलिसी, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2। अब यहाँ पर हम लोग इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के लिए इनकम का कुछ डेटा नहीं दिया है, खाली एक्सपेंस दिया है। तो देखते हैं जिसमें ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा वो चीज़ नहीं करेंगे, जिसमें सबसे कम एक्सपेंस रहेगा उसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बैड डेट के लिए, कलेक्शन कॉस्ट के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए डेटा दिया गया है, तो वही करते हैं। हम लोग को सेल मालूम है और बैड डेट दिया हुआ है 5% ऑफ सेल, 4% ऑफ सेल, 3% ऑफ सेल, तो लिख लिया। अब अगला एक्सपेंस है कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है 25,000 अभी लगता है और
50,000 और 80,000 लगेगा प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 में, तो उसको भी लिख लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में टोटल कॉस्ट इंटू रेट इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन सेल्स को हम लोग टोटल कॉस्ट मान लेते हैं। तो 25 लाख इंटू 15% इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 50 दिन, 40 दिन और 30 दिन। तो इस तरह से फार्मूला पुट किए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ गया। तीनों कॉस्ट को ऐड किए, प्रोग्राम 1 में दिख रहा है कि सबसे कम कॉस्ट लगा है, तो वी विल रिकमेंड द कंपनी टू ऑप्ट फॉर प्रोग्राम 2 सिंस इट रिजल्ट्स इन मिनिमम कॉस्ट। इस सवाल में कहता है XYZ लिमिटेड सेल करता है सिर्फ क्रेडिट बेसिस पे, और साल में एक बार वो इवेलुएट करता है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ऑल इट्स कस्टमर। वो उस बेसिस पे ये रैंकिंग निकाला है। कस्टमर का कैटेगरी 1 2 3 4 5 है। पहला कैटेगरी का आदमी लोग बैड डेट करता ही नहीं है, और एवरेज में 7 दिन में पैसा दे देता है। इसीलिए ये लोग सोचा है कि उसको हम लोग अनलिमिटेड क्रेडिट देंगे। अब क्रेडिट स्ट्रिक्टनेस की वजह से हम लोग कोई भी एनुअल सेल नहीं खोते हैं कैटेगरी 1 वाला आदमी लोग से। कैटेगरी 2 वाला आदमी लोग से भी हम लोग कोई भी एनुअल सेल नहीं खोते हैं, लेकिन कैटेगरी 3 4 5 वाला से हम लोग क्रेडिट स्ट्रिक्टनेस की वजह से एनुअल सेल लूज़ करते हैं। कितना? 4 लाख, 1,90,000, 2,40,000, क्योंकि वो लोग का परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स भी 4%, 10%, 19% है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 दिन, 50 दिन, 90 दिन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लोग अनलिमिटेड क्रेडिट पीरियड देने लग जाएं कैटेगरी 3 4 5 को, तो हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कह रहा है कि जितना का हम लोग लॉस करें हैं, अगर वो लॉस नहीं होता तो कितना फ़ायदा होता हम लोगों को, यही निकालने बोला है। तो कितना का लॉस हुआ है? 4 लाख का, 1,90,000 का और 2,40,000 का। तो हम लोग निकालते हैं इनकम स्टेटमेंट से कि कितना फ़ायदा होता अगर ये सेल होता तो इनकम स्टेटमेंट में 3 कॉलम बनाए, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5, क्योंकि इन्हीं लोग पे हम लोग सेल खोए हैं। बाकी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाला से तो सेल नहीं खोए हैं। तो 4 लाख, 1,90,000, 2,40,000 सेल खोए हैं। उसमें से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो एनीवेज लग जाता 80% ऑफ सेल, तो वो लेस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन निकल के आया, या फिर इसको कहें जीपी निकल के आया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं। उसमें से बैड डेट का कितना चांस था? बैड डेट का चांस था 4%, 10%, 19%, उसको भी हम लोगों ने लेस कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम लोग यहाँ लेस कर देते हैं। टोटल कॉस्ट इंटू 18% इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। अब क्रेडिट पीरियड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल करके, 20 दिन, 50 दिन, 90 दिन। तो उसी अनुसार से हम लोगों ने निकाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और लेस कर दिया। तो नेट प्रॉफिट कस्टमर 3, कस्टमर 4 में निकला, लेकिन कस्टमर 5 का जो कैटेगरी है उसमें तो एनीवेज लॉस होने वाला था अगर हम लोग वो सेल लूज़ नहीं करते तब भी। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग अनलिमिटेड क्रेडिट पीरियड उस लोग को दे दिए हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट पीरियड हम लोग अनलिमिटेड क्यों नहीं लिए, 20, 50 और 90 क्यों लिए क्रेडिट पीरियड? क्योंकि हम लोग तो अनलिमिटेड क्रेडिट दे दें, लेकिन वो लोग तो पेमेंट कर ही दे रहा है ना, 20 दिन में, 50 दिन में, 90 दिन में, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज 20 दिन है, 50 दिन है, 90 दिन है, इसीलिए हम लोग इसी को लिए हैं, 20 दिन, 50 दिन और 90 दिन। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बोलने भूल गया, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट मैंने 80% ऑफ सेल क्यों लिया है और कैसे लिया है। पीवी रेशियो 20% दिया हुआ है, और हम लोग को मालूम है कि पीवी रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो मिलाकर के 100% होता है। तो अगर 20% पीवी रेशियो है तो 80% वेरिएबल कॉस्ट होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सवाल में कहता है कि एक फर्म का टोटल सेल है 12 लाख और एवरेज कलेक्शन पीरियड है 90 दिन। पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि इसमें बैडेड लॉस 1.5% ऑफ सेल्स होता है। कलेक्शन के लिए इसको 50,000 फिर से लग जाता है खर्चा। अब फैक्टर ये सारा फर्म का रिसीवेबल खरीदने के लिए रेडी है बाय चार्जिंग 2% कमीशन। इसके बाद बोलता है, फिर कहता है जो ये पैसा एडवांस में दे रहा है इसके लिए वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा 16% के हिसाब से। इसके बाद फिर कहता है कि पूरा पैसा आपको नहीं दे देंगे, रिज़र्व भी लेस करेंगे। सी रिज़र्व का मतलब कि एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर के रखेगा। वो कितना लेगा? 10% एज रिज़र्व। आपको इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरी निकालना है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टर को जितना कॉस्ट लगा है अपॉन फैक्टर के पास कितना रुपीज़ आया है इंटू 100। तो चलिए पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डेटर का बैलेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो मालूम चलेगा कि फैक्टर डेटर का बैलेंस में से कितना बैलेंस को कट करेगा, तब हम लोग को पे करेगा। वो डेटर का बैलेंस से कुछ अमाउंट अपना काट लेगा, उसके बाद हम लोग को पे करेगा। लेकिन इसके लिए डेटर का बैलेंस होना ज़रूरी है ना। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो डेटर का बैलेंस दिया हुआ ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब डेटर का बैलेंस नहीं देता रहता है तो हम लोग डेटर टर्नओवर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होगा? आप लोगों को पता है
कि डेटर टर्नओवर रेशियो को अगर देसी भाषा में समझे तो डेटर टर्नओवर, डेटर कितना बार घूम करके आता है। तो 360 दिन में अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज है तो मतलब 90 डेज में घूम घूम के आता है। तो 360 में अगर 90 डेज घूम के आता है तो कितना बार घूमता है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स डेटा टर्नओवर रेशियो आ जाता है। और डेटा टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, सेल बाय डेटर। सेल बाय डेटर इज इक्वल टू 4। तो डेटर निकल के आ जाएगा हम लोग का 3 लाख। अब जैसे ही हम लोगों का डेटर का बैलेंस निकल के आया 3 लाख, उसमें से सबसे पहले फीस लेस करेंगे 2% ऑफ 3 लाख, लेस कर दिए। फिर रिजर्व लेस करेंगे 10% ऑफ 3 लाख, तो लेस कर दिए, तो 2,64,000 आया। 2,64,000 जो आया ये एक्चुअली में फैक्टर को देना चाहिए हम लोगों को, लेकिन नहीं देगा, इसमें से भी इंटरेस्ट काटेगा। तो ये जो हम लोग को 2,64,000 हम लोग को दे रहा है, इसमें वो कुछ इंटरेस्ट खो रहा है, तो वो इंटरेस्ट हम ही लोग से चार्ज कर लेगा। तो 2,64,000 इंटू 16% इंटू 90/360, क्योंकि 90 दिन उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है, 90 दिन तक ही तो खो रहा है, उसके बाद तो उसके पास पेमेंट आ ही जाएगा, क्योंकि 90 दिन के बाद तो डेटर पैसा दे ही देता है। तो 90 दिन तक चार्ज कर रहा है वो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चार्ज किया तो हम लोग का निकल के आ गया अमाउंट पेएबल बाय फैक्टर। अब इसके बाद हम लोग को निकालने बोला था इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, कि फैक्टरिंग अगर हम लोग करवा रहे हैं तो हम लोगों को कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो हम लोगों को 2,53,440 रुपये मिल रहा है। कितना कॉस्ट इनकर करके, 6,000 फीस और 10,560 इंटरेस्ट। रिज़र्व का खर्चा तो नहीं है, क्योंकि रिज़र्व तो वापस से हम लोग को मिल ही जाएगा। तो हम लोग का खर्चा क्या है, 6,000 का फीस या कमीशन और 10,560 का इंटरेस्ट। तो यही तो खर्चा है हम लोगों का। कितना पर खर्चा लगा है, 2,53,440। तो आंसर क्या आएगा, 6,000 प्लस 10,560 अपॉन 2,53,440 इंटू 100, 6.53% हम लोग का इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है। इस सवाल में कहता है कि पीक्यूआर लिमिटेड का टर्नओवर है 120 लाख, जिसमें से कि 75% क्रेडिट है। तो हम लोग तो क्रेडिट सेल ही लेते हैं। आपको पता ही होगा, जब मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल है, यानी कि डेटर का मैनेजमेंट, डेटर कब आता है, क्रेडिट सेल पे। तो हम लोग क्रेडिट सेल ही लेते हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन करे हैं हम लोग क्रेडिट सेल ही लिए हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने नहीं लिया है, तो एक्चुअली में हम लोगों ने अज्यूम करा होगा कि वहाँ पर क्रेडिट सेल है। ओके, तो कहा कि 75% जो सेल है वो क्रेडिट सेल है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है और क्रेडिट टर्म्स है 2/10 नेट 30। इसका मतलब कि क्रेडिट पीरियड 30 है, लेकिन अगर 10 दिन में पेमेंट कर देगा तो 2% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। बैड डेट 1% है, और जो कंपनी 1,20,000 पर एनम खर्चा करता है ऑन एडमिनिस्ट्रिंग इट्स क्रेडिट सेल, इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है ये। इसके अंदर स्टाफ का सैलरी भी आता है, जो कि क्रेडिट चेकिंग, कलेक्शन एट्सेट्रा चेक करता है। दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। फिर कहता है कि पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि 60% जो कस्टमर है वो कैश डिस्काउंट अवेल करता है, और बाकी जो कस्टमर बचा वो 60 दिन के अंदर पेमेंट करता है, मतलब आफ्टर 60 दिन। फिर कहता है कि बुक डेट जो कंपनी का है आर प्रेजेंटली फाइनेंस्ड इन द रेशियो 1:1 बाय अ मिक्स ऑफ बैंक ऑफ बोरोइंग एंड ओन फंड्स विच कॉस्ट पर एनम 15% एंड 14% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो भी डेटर है हम लोगों का, वो हम लोग फाइनेंस किए हैं 1:1 का रेशियो में बाय अ मिक्स ऑफ बैंक बोरोइंग और ओन फंड। तो और उसका कॉस्ट है 15% और 14%। इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, वो 14% और 15% दोनों मिला करके निकालेंगे 14.5%। इसके बाद कहता है कि फैक्टरिंग फर्म अपॉर्चुनिटी दिया है, ऑफर किया है कि वो फर्म का सारा रिसीवेबल खरीद लेगा, लेकिन इस डील में कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि रिजर्व वो 12% का लेगा, फिर गारंटीड पेमेंट वो 25 दिन में करा लेगा, इंटरेस्ट लेगा 15% का, और कमीशन लेगा 4% ऑफ वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स। आपको कंपनी को ये एडवाइस करना है कि ये जब फैक्टरिंग कराएगा ये फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा कंपनी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि हम लोग को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि फैक्टरिंग करने से हम लोग का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम लोग अपने से ही करके देखते हैं इनकम स्टेटमेंट बना करके। तो सेल हम लोग का होगा 120 का 75%, क्योंकि बोला था 120 लाख सेल होता है जिसमें कि 75% क्रेडिट है। तो 120 लाख का 75% 90 लाख, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो 80% है उसको लेस कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं तो वही जीपी हो गया। अब बैड डेट बोला था कि 1% ऑफ 90 लाख होगा, तो वो लेस कर दिए। कलेक्शन कॉस्ट 1,20,000 का था तो वो भी लेस कर दिए। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात आया तो कैसे हम लोग करते हैं, उसका फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट है 72 लाख, तो 72 लाख इंटू 14.5%। ये 14.5% कैसे आया,
बोला था कि जब हम लोग डेटर को फाइनेंस किए हैं 1:1 का रेशियो में और कॉस्ट लग रहा है 15% और 14%, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट निकाले हैं 14% और 15% का एवरेज 14.5%। तो वही यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं। और क्रेडिट पीरियड की बात करें तो क्रेडिट पीरियड हम लोग को मालूम है कि 60% जो आदमी था वो कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया था। इसका मतलब कि 10 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिया था और बाकी जो बचा हुआ 40% था वो 60 दिन में पे किया था। तो हम लोग इस तरह से वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड निकालेंगे पहले, क्योंकि क्रेडिट पीरियड तो हम लोग को मालूम नहीं है एग्जैक्टली कितना है। तो हम लोग वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 10 इंटू 60% प्लस 60 इंटू 40%, क्योंकि 10 दिन में 60% आदमी लोग दिया था और 60 दिन में 40% आदमी लोग दिया था। तो इसी तरह से हम लोगों ने 30 दिन निकाला वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड। इसको यूज़ किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस कर दिया और कैश डिस्काउंट लेस किया। कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 90 लाख का 60% अवेल किया था और कितना परसेंट अवेल किया? 2%। तो 90 लाख का 60% का 2%, 1,08,000 लेस करके निकला नेट प्रॉफिट 13,95,000। अब देखते हैं कि फैक्टर को अगर देंगे तो हम लोगों का क्या फ़ायदा होगा या लॉस होगा। तो अगर हम लोग अपने से ही सारा काम करेंगे तो हम लोग का फ़ायदा हो रहा है 13,95,000 का। अब देखते हैं कि फैक्टर को अगर काम दे दें तब हम लोग का कितना फ़ायदा होगा। तो अगर फैक्टर को देंगे तो फैक्टर हम लोगों को कितना अमाउंट पे करेगा वो निकालते हैं। बैलेंस डेटर है 90 लाख का, जिसमें से कि वो फीस या कमीशन अपना काट लेगा 4%। 90 लाख का 4% 3,60,000। उसके बाद ये रिजर्व भी काट लेगा 12%। तो 90 लाख का 12% 10,80,000। तो निकल के आएगा 75,60,000। इसमें वो इंटरेस्ट लेस कर देगा, जो इंटरेस्ट वो खोने वाला है हम लोग को पैसा दे करके। तो 75,60,000 पे 15% करके वो खोएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इंटरेस्ट चार्ज 15%। अब ये 25 दिन के लिए खोएगा, इसीलिए इंटू 25/360 किए हैं। 25 दिन के लिए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि ये 25 दिन के अंदर गारंटीड पेमेंट करवा लेगा। तो अगर गारंटीड पेमेंट करवा ले रहा है 25 दिन में, तो 25 दिन के लिए ही तो लूज़ कर रहा है ये। तो इसीलिए हम लोगों ने एवरेज कलेक्शन पीरियड 25 लिया है। इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट भी लेस कर दिए, तो निकल के आया 748,1250। तो इतना ही अमाउंट फैक्टर पे करेगा हम लोगों को, अपना सारा कुछ काट करके, रिजर्व फी इंटरेस्ट सारा कुछ काट करके हम लोग के पास कितना आएगा? 74,81,250। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। हम लोग फैक्टरिंग कराएं तो उसमें हम लोग को कितना सेविंग हुआ और कितना कॉस्ट लगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग खुद से करते हैं तो 4 चीज़ का खर्चा लगता है। BCOC, बैड डेट, O फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, C फॉर कलेक्शन कॉस्ट और C फॉर कैश डिस्काउंट। तो वो सब हम लोग का सेव हो गया, क्योंकि वो सब खर्चा अब नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब तो फैक्टर खर्चा करा होगा। तो बैड डेट हम लोग का लगा था 90,000, कलेक्शन कॉस्ट लगा था 1,20,000, कैश डिस्काउंट लगा था 1,08,000 और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा था 87,000। तो हम लोग का सेविंग कितना हो गया है? 4,05,000। अब कॉस्ट कितना लग गया? अब जैसे फैक्टरिंग कराएं तो फीस या कमीशन लगा 3,60,000 का और इंटरेस्ट भी लगा 78,750 का। रिजर्व नहीं लगा हम लोग का खर्चा, क्योंकि रिजर्व तो हम लोग को वापस मिल जाता है। रिजर्व जो रखता है फैक्टर लोग, वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह ही रखता है। तो हम लोगों को मालूम चल गया कि कितना सेविंग हुआ और कितना कॉस्ट लगा। तो नेट में कितना सेविंग हुआ? कुछ सेविंग नहीं हुआ, ऊपर से लॉस लग गया, क्योंकि सेविंग हुआ है 4,05,000 और कॉस्ट लग गया है 4,38,750। तो हम लोग का लॉस लग गया 33,750 का। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में बेसिकली मैंने 90% ऑफ द क्वेश्चन का टाइप को इंट्रोड्यूस करा दिया है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन एडिशन मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पर कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है। तो ये वीडियो आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसे 2-3 बार देख करके रिवाइज़ कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो मैं ज़रूर करा दूँगा आपको।